हाय, वेलकम टू वी एडुकेयर। अभी तक हमारा जो टॉपिक चल रहा है एरोमेटिसिटी, उसके अंदर हमने काफ़ी टर्म्स डिस्कस की हैं, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। और जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो कम्प्लीटली बेस्ड थी क्वासी एरोमेटिक मोलिक्यूल्स के ऊपर कि कैसे होते हैं क्वासी एरोमेटिक मोलिक्यूल्स। नाउ अब हम नई टर्म जो डिस्कस करने वाले हैं वो है होमो एरोमेटिक मोलिक्यूल्स और होमो एरोमेटिसिटी। क्या होती है होमो एरोमेटिसिटी? होमो एरोमेटिक मोलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं। अभी तक जो हम हक्कल रूल के अंदर पढ़ रहे थे या हम एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के अंदर डिस्कस कर रहे थे, हम बोलते थे कि मॉलिक्यूल कंप्लीटली प्लेनार होना चाहिए। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी होगा जब मॉलिक्यूल प्लेनार होगा। रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन तभी डीलोकलाइज होंगे जब मॉलिक्यूल प्लेनार होंगे। सारे के सारे पी ऑर्बिटल्स एक ही प्लेन में होंगे। बट जैसे ही होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल आया, स्लाइटली कुछ चेंज दिखे या हम उनको मॉलिक्यूल्स को वो स्टेबलाइज तो हुए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ, बट कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनार नहीं था। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में हुए, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही प्लेन में हुआ, बट कंप्लीट मॉलिक्यूल प्लेनार होना जरूरी नहीं है। ओके, नाउ आपको जो ये स्क्रीन पे एक स्कीम दिख रही है, रिएक्शन स्कीम दिख रही है, हम इस पे आते हैं कहां से जनरेट हुआ होमो एरोमेटिक टर्म। ओके, अब ये जो स्कीम है ये विंस्टन सर ने मींस 1959 में एक पेपर आया, उसमें जो ये आपको रिएक्शन दिख रहा है, ये स्टार्टिंग जो कंपाउंड है, ये बाइसाइक्लिक जो कंपाउंड है, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई। हम ये जो टर्म बोल रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। बट अभी आप मान के चलो यहाँ जो ये रिएक्टेंट है और यहाँ जो प्रोडक्ट है, ओके, गिवन जो प्रोडक्ट्स हैं, ये रिएक्शन उन्होंने करवाई। तो उनके लिए जो ये ओटीएस ग्रुप है, ओटीएस ग्रुप को हटा के सब्स्टिट्यूट करके ओएसी ग्रुप लगाना था। ओके, तो अगर इस ओटीएस ग्रुप की जगह ओएसी ग्रुप लगाना था तो उनके लिए जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट था वो ये था। एक्सपेक्टेड जो प्रोडक्ट था वो ये था, बट यहां पे जो प्रोडक्ट जनरेट हुए वो और भी प्रोडक्ट जनरेट हुए। मींस कुछ ना कुछ ओटीएस ग्रुप हटने के बाद जो इंटरमीडिएट बना है वहां डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। मींस इंटरमीडिएट में कुछ ना कुछ चीजें बनी हैं, ओके, जिसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्ट अलग अलग आए हैं। ओके, नाउ हम डिस्कस करते हैं वो इंटरमीडिएट बना कैसे। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो स्टार्टिंग हमारे पास लाइक बाइसाइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसा है, बाइसाइक्लिक कंपाउंड कुछ ऐसा है। ये ओटीएस जो ग्रुप होता है ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। अभी के लिए आप इतना मान के चलो, जो ये ओटीएस ग्रुप है ये अच्छा लिविंग ग्रुप है। अगर यहां से ये लीव करेगा एज ए टोसाइलेट ओटीएस माइनस, तो इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। मैं नंबरिंग कर देता हूं इस कार्बन को, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, तो थर्ड कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया, इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है, वो अपने आप को स्टेबलाइज करता है। वो स्टेबलाइज कैसे करेगा? लेट्स सपोज हम यहाँ पे स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस कैटायन, और इस कैटायन को हम क्या बोलते हैं? ट्रिस होमोसाइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन, ट्रिस होमोसाइक्लोप्रोपिनाइल कैटायन। 1 2 3। लेट्स सपोज ये जो 1 और 5th कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, 1 और 5th कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, ये 1 और 3 कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाता है। ये 1 और 3rd कार्बन के बीच में शिफ्ट हो गया, तो ये कुछ मॉलिक्यूल ऐसा बन जाएगा। और 5th कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। या फिर जो ये 1 और 5th कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाए 5th एंड 3rd कार्बन के बीच, 5th एंड 3rd कार्बन के बीच, ये यहां शिफ्ट हो जाए, तो आपके पास कैटायन अब कहां बनेगा? फर्स्ट पोजीशन पे कैटायन जनरेट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पोजीशन पे 2 3 4 एंड 5। ओके, अब ध्यान से देखो आप कि आपके पास जो इंटरमीडिएट बने, ये आपके पास स्टार्टिंग में जब ओटीएस ग्रुप हटा, आफ्टर रेजोनेट, आफ्टर डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड, यहां पे ये भी देखो कि पाई बॉन्ड भी नहीं था, बट डीलोकलाइजेशन किसमें हुआ? सिग्मा बॉन्ड के अंदर डीलोकलाइजेशन हुआ,
और जो ये डीलोकलाइजेशन हुआ है ये तीनों के तीनों कार्बन किसमें है, एक ही प्लेन में। कंप्लीट मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार था, बट ये तीनों कार्बन जहां सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हुआ है वो एक ही प्लेन में तीनों कार्बन थे। तो यहां से 3 इंटरमीडिएट बने, और इन 3 इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट आएगा, इन 3 इंटरमीडिएट से जो प्रोडक्ट आया वो 3 प्रोडक्ट जनरेट हुए। बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां पे मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, और इसीलिए इस मॉलिक्यूल को क्या कहा गया, होमो एरोमेटिक। तो एक प्रोडक्ट तो ये आया, सेकंड प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा टर्न करके बनाता हूं तो मींस फिफ्थ वाले पोजीशन पे अब ओएसी ग्रुप आएगा, एंड एक प्रोडक्ट हमारे पास कुछ ऐसा बना। तो यहां से 3 प्रोडक्ट हमारे पास बने, बनना ये था, बने ये 2 और, बिकॉज यहां पे जो बॉन्ड था वो डीलोकलाइज्ड होगा, यहां पे जो बॉन्ड था वो डीलोकलाइज्ड हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ओके, जहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा वेल नोन जो एग्जांपल है होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल का, वो है होमोट्रोपिलियम कैटायन। क्या है, होमोट्रोपिलियम कैटायन और नॉरबोरिन 7 कैटायन। होमोट्रोपिलियम कैटायन मोस्ट ऑफ द बुक्स में भी आपको मिलेगा। ओके, इसके अंदर क्या होता है, लेट्स सपोज आपने ये साइक्लोओक्टेन जैसी रिंग देखो। ओके, यहां पे डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है सिर्फ 7 कार्बन के बीच में, और जो ये 8th जो कार्बन है ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये जो कार्बन होता है ये जनरली आउट ऑफ द प्लेन होता है, या आउट ऑफ द प्लेन होगा। मींस जो डीलोकलाइजेशन हुआ, ये ध्यान से देखो यहां शो हो रहा है, जो डीलोकलाइजेशन हुआ इलेक्ट्रॉन का वो उसी प्लेन में हुआ जिसमें सारे कार्बन सेम थे। ओके, और ये कार्बन कैसा है, आउट ऑफ द प्लेन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोट्रोपिलियम कैटायन। होमोट्रोपिलियम कैटायन क्यों बोलते हैं, बिकॉज ट्रोपिलियम कैटायन क्या है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। ट्रोपिलियम कैटायन कैसा है, एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। और ये मॉलिक्यूल, ये जो गिवन मॉलिक्यूल है होमोट्रोपिलियम कैटायन, ये जैसा ही बिहेव करता है, बिकॉज ये कार्बन क्या चला जाता है, आउट ऑफ द प्लेन। ये कार्बन कैसा चला जाता है, आउट ऑफ द, मैं अगर ऐसे बनाऊं तो ये मेरे पास कार्बन आउट ऑफ द प्लेन चला गया, और यहां पे हमारा डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये मॉलिक्यूल कैसा बन गया, एरोमेटिक। मींस ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ओके, अब यहां तक जो होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स थे वो कुछ एग्जांपल थे जिसमें कैटायनिक स्पीशीज थी। कुछ न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी होमो एरोमेटिक की तरह बिहेव करते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स जो कि होमो एरोमेटिक हैं। यहां पे भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं सेम प्लेन में। कंप्लीट मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार है, कंप्लीट मॉलिक्यूल नॉन प्लेनार है, बट जहां डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो सारे के सारे कार्बन एक ही प्लेन में होते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल भी क्या होते हैं, होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। ऐसे मॉलिक्यूल भी होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस अनदर टर्म जो कि है क्रेक्स रूल। क्रेक्स रूल क्या होता है, दिस रूल इज स्पेशली फॉर नॉन बेंजोनाइड सिस्टम, कि वो नॉन बेंजोनाइड सिस्टम एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे। एंड नॉन बेंजोनाइड सिस्टम के अंदर भी, नॉन बेंजोनाइड सिस्टम के अंदर भी वो कैसे होनी चाहिए, फ्यूज्ड रिंग। वो कैसे होनी चाहिए, फ्यूज्ड रिंग। यहां पे स्टार्ट करते हैं, हमने यहां पे सबसे पहले एक टर्म लिखी है C2 एक्सिस, कि मॉलिक्यूल के बीच में, उन फ्यूज्ड रिंग के बीच में एक C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। अब काफी लोगों को C2 एक्सिस नहीं पता होता कि C2 एक्सिस होती क्या है, तो फर्स्ट हम एक C2 एक्सिस के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, लेट्स सपोज आपके पास एक मॉलिक्यूल है वाटर, आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है H2O। ओके, अब इस H2O मॉलिक्यूल के अंदर हमने एक एक्सिस डाली ऑक्सीजन से पास होते हुए, एक हमने एक्सिस डाली ऑक्सीजन से पास होते हुए। ओके, अगर मैं इस एक्सिस के अराउंड इस मॉलिक्यूल को, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को इस एक्सिस के अराउंड 180 डिग्री रोटेट कर दूं तो ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा ही दिखेगा जैसा स्टार्टिंग में था। लेट्स से H1 एंड H2। नाउ H1 कम्स ऑन राइट साइड एंड H2 लेफ्ट साइड। ओके, अगेन मैं इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, अगर मैं अगेन इस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर दूं, अब जो H1 है वो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा और H2 अगेन अपनी पोजीशन पे। मींस फर्स्ट इफ आई से A एंड B, अगर मैं इनको A एंड B बोलता हूं
ए एंड बी, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे हैं, आइडेंटिकल्स, आइडेंटिकल्स, बिल्कुल सेम है, ठीक है, बट फर्स्ट एंड सेकंड आइडेंटिकल नहीं है, ओके, ये सिमिलर है एक दूसरे जैसे। तो जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, इसको हम क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस, इसको हम क्या बोलेंगे, C2 एक्सिस, की मॉलिक्यूल दो बार घुमाने के बाद आइडेंटिकल आ जाए, ओके। तो ये एक्सिस है C2 एक्सिस। नाउ हम हमारे मॉलिक्यूल्स पे आते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस प्रेजेंट होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल में एक्सिस पास करूं कुछ यहां से, ओके, और अगर मैं अब इस मॉलिक्यूल को रोटेट करूं 180, तो मॉलिक्यूल बिल्कुल वैसा ही दिखेगा। दो बार रोटेट करूंगा तो मॉलिक्यूल आइडेंटिकल हो जाएगा, मींस उसको, उसके अंदर कितनी एक्सिस है, C2 एक्सिस है, प्रेजेंट है। अब C2 एक्सिस ऊपर वाले मॉलिक्यूल में भी है और C2 एक्सिस नीचे दो मॉलिक्यूल में भी है। क्या तीनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, ओके। नाउ अब हम सेपरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्रैग्स रूल, बाय द हेल्प ऑफ क्रैग्स रूल्स। क्रैग्स रूल क्या बोलता है कि आप क्या करो, कंप्लीट नॉन बेंजोनेट सिस्टम के अंदर आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैलकुलेट करो। अब फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए आप ध्यान दो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। फर्स्ट वाले ऑप्शन के लिए n इज इक्वल टू 5 है। तो क्रैग रूल बोलता है अगर n-1 इज इवन तो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, अगर n-1 ओड होगा तो मॉलिक्यूल नॉन एरोमेटिक होगा। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल के लिए n-1 कितना है, 4, तो मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक, ओके। तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। अगर मैं इन नीचे तो गिवन दो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बारे में बात करूं, सेकंड मॉलिक्यूल के अंदर, सेकंड नॉन बेंजोनेट सिस्टम के अंदर n की वैल्यू कितनी है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स 1 2 3 एंड 4, n इज इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज दैट n-1 इज इक्वल टू 3 विच इज क्या है, ओड। तो मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन एरोमेटिक। सेम केस विद थर्ड मॉलिक्यूल, number of pi bonds 1 2 3 4 5 and 6, n is equal to 6, then n-1 is equal to क्या, 5, जो कि also एक odd number है। तो मीन्स मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये नीचे दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, नॉन एरोमेटिक, ऊपर वाला मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक। मीन्स अब क्रैग रूल्स जब तभी लगेगा, फर्स्ट ऑप्शन तो ये है कि हमारे पास मॉलिक्यूल्स नॉन बेंजोनेट सिस्टम्स होने चाहिए, मॉलिक्यूल के अंदर C2 एक्सिस होनी चाहिए, और इफ n-1 इज इवन मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक, इफ n-1 इज ऑड मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। यहां तक हमने काफी चीजें डिस्कस की। लाइक एक बार हम जो फर्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम बोलते हैं एजुलिन्स, क्या बोलते हैं, एजुलिन। अब इसकी एरोमेटिसिटी हम डिस्कस करते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास इसकी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ओके। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करूं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करूं एंड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहां शिफ्ट करूं, मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा, ओके ओके। देन अगेन मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये जो छोटी रिंग है, साइक्लोपेंटेन वाली रिंग है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और जो साइक्लोहेप्टेन वाली रिंग है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो, जो साइक्लोपेंटेन वाली रिंग है क्या वो एरोमेटिक है, उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि रेजोनेट कर रहे हैं, जो कि डीलोकलाइज हो रहे हैं। और जो बड़ी वाली रिंग है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रेजोनेट कर रहे हैं, उसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। मींस दोनों की दोनों रिंग 4n+2 रूल को फॉलो कर रही है। मींस दोनों की दोनों रिंग कैसी हैं, एरोमेटिक हैं। क्रैग्स रूल एक ट्रिक हो गई कि हमें बताना है कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, ओके। बट अगर हम उनके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखें, वो हमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देते हैं कि मॉलिक्यूल एरोमेटिक है या नहीं है। नाउ अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, कंप्लीट, अभी तक हमने स्टेबिलिटी किसके बीच में बात की थी, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। अब हमने दो टर्म और भी पढ़ लिए हैं, क्वासी एरोमेटिक्स एंड होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं कंप्लीट इन पांचों के बीच में स्टेबिलिटी की बात करूं, तो जो कंप्लीट, जो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, वो हाईली स्टेबल हैं, एरोमेटिक वाले हाईली स्टेबल हैं। उसके बाद कौन से हैं, क्वासी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं। उसके बाद कौन से हैं, होमो एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, होमो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक, एंड लास्ट
एंटी एरोमेटिक, सबसे हाईली अनस्टेबल मोलिक्यूल होते हैं एंटी एरोमेटिक मोलिक्यूल्स। ओके, तो जहां एरोमेटिक है ये एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये भी ध्यान रखो, क्योंकि एरोमेटिक वाले तो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं ही, एरोमेटिक वाले तो सबसे ज्यादा स्टेबल हैं। ओके, एंटी एरोमेटिक वाले सबसे अनस्टेबल हैं। एरोमेटिक के बाद क्वेसी, देन होमो एरोमेटिक, देन नॉन एरोमेटिक एंड देन एंटी एरोमेटिक। ओके, ये ट्रेंड याद रखना। अभी तक हमारा कंप्लीट एरोमेटिसिटी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम मेसोमेरिक के ऊपर आएंगे। मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद हम रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू वेरी मच।